डैम्पिंग ऑसिलेशन। अच्छा, डैम्पिंग ऑसिलेशन बहुत लोगों को इससे डर लगता है और ये छोड़ भी देते हैं। असल में ये बहुत ही आसान है। पहली बात मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि अगर डैम्पिंग ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट ना भी समझे, इसके अगर फॉर्मूलेज भी आप याद करके जाएं, तो भी आपके जेई नीट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। डैम्पिंग ऑसिलेशन में बहुत रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन पूछे जाए, बट पूछे गए हैं 4-5 साल में एक आध बार, कभी कभार पूछ लेता है। रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस, ठीक है। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन होता क्या है, इसको हम लोग पूरा आज के लेक्चर में पूरा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन। अच्छा, अब इसमें लोग परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि ये एसएचएम नहीं करता डैम्पिंग ऑसिलेशन। जैसे नॉर्मली एसएचएम में हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग ने क्या देखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, एसएचएम में क्या होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये स्प्रिंग है, या फिर ऐसा ले लो स्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा हिलाकर छोड़ दूं, तो ये क्या करता रहेगा, ऐसे 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 जम करता रहेगा, बराबर ना, क्या करता रहेगा, ऐसे जम। अब हमें पहले तो ये बात पता है कि ये जो है अभी इस स्टेज में ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर तो नहीं होगी, थोड़ा फैल गई होगी, थोड़ा एलोंगेट हो गई होगी, स्प्रिंग थोड़ा क्या हो गई होगी, एलोंगेशन आ गया होगा। तो मान लेते हैं जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, यानी कि नहीं फैली थी, तो ब्लॉक तो सीधी बात है थोड़ा ऊपर होता, मतलब यहाँ ये ब्लॉक यहाँ होता जब स्प्रिंग यहाँ होती नेचुरल लेंथ पर हमें पता है अभी अगर मैंने ऐसा वर्टिकल केस ले लिया तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर नहीं रह सकती, क्योंकि एमजी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा और ब्लॉक नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन पोजिशन एसएचएम की, क्योंकि एसएचएम की मीन पोजिशन वहाँ होती है जहाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ mg नीचे kx ऊपर, बराबर ना, स्प्रिंग फैल गई है, ठीक है। सपोज स्प्रिंग x नॉट फैली है, कितनी फैली है, x नॉट, ठीक है ना, कितनी फैल गई है, x नॉट। तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा kx नॉट, और नीचे कितना लगेगा, नीचे कितना लगेगा, नीचे कितना फोर्स लग जाएगा, ठीक है, नीचे लगेगा mg, ठीक है। ये कब कहानी है, अब मैंने क्या किया, इसको अगर मैं थोड़ा हिलाकर छोड़ दूं, थोड़ा हिलाकर छोड़ दूं, तो ये अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता रहेगा, एसएचएम ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि एनर्जी का तो लॉस हो ही नहीं रहा, तो जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा। ऐसे ही हमने सिंपल पेंडुलम में भी देखा, किसमें देखा, सिंपल पेंडुलम में, बराबर है। इस पेंडुलम को अगर हिलाकर छोड़ दूं और कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा 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 एंगुलर एसएचएम करेगा, बराबर है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस हो, अगर एनर्जी का लॉस हो, तो ये क्या करेगा, ऐसा, फिर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, कम कम होते होते रुक जाएगा, बराबर ना। अगर एनर्जी के लॉसेस होने लग गए, बराबर है, तो ये जिंदगी भर तो ऐसा ऐसा नहीं करेगा। और हम जानते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एनर्जी के लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एनर्जी के लॉसेस होते हैं। अब कौन करता है एनर्जी का लॉसेस, कोई भी कर सकता है। जैसे जैसे ये भी पेंडुलम भी कैसा करेगा, ऐसा, इधर से ऐसा, फिर थोड़ा 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 आकर रुक जाएगा, बराबर है। ऐसा है पेंडुलम, ऐसा 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 आकर रुक जाएगा, बराबर ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। हम जानते हैं एक्चुअली अगर कोई एनर्जी का लॉस ना हो, बराबर है, कोई एनर्जी का लॉस ना हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, अगर ये रेफरेंस है तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर यहाँ पर 4 जूल की काइनेटिक एनर्जी है और 4 जूल की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, पूरी की पूरी 4 जूल, तो सीधी बात है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर 4 जूल की पूरी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर नहीं जा पाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, बराबर ना। वापस मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन करो, डैम्पिंग ऑसिलेशन समझने के लिए थोड़ा बहुत बेस अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे इमेजिन करो, अगर मैं बोलूं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है,
बराबर है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, ये मीन पोजीशन है, बराबर है। ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। कभी इधर आया है, कभी इधर आया है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब कोई एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है। अब हमें मालूम है अगर ऑब्जेक्ट इधर से उधर जाएगा तो कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, है कि नहीं। अब अगर इसकी वेलोसिटी में मान लूँ 10 मीटर पर सेकेंड, इधर जब इधर जा रहा है तो कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, तो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर ना। तो हाफ इंटू जो भी इसका मास होगा, सपोज 1 kg ले लेता हूँ वो आपका मास, तो क्या आएगा 1 इंटू 10 स्क्वायर, जो 100 आ गया। तो कितनी एनर्जी, 50 जूल। अगर ये 50 की 50 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट रुक गया, फिर आया, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस से तो थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। 50 इज इक्वल टू mgh, तो 50 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू h, कितना है h इज इक्वल टू 5 मीटर। ऐसा तब पॉसिबल होगा, मतलब ये किधर तक जा रहा है, मैक्सिमम हाइट तक, बराबर। वो हाइट कितनी है, 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे से कितना ऊपर चला गया, 5 मीटर, ठीक है। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो तो, जैसे यहाँ पर 50 का 50 जूल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, तो कितना ऊपर गया, 5 मीटर। अगर ये 50 जूल एनर्जी में से कुछ हिस्सा, सपोज 10 जूल कोई लॉस हो जाता, एनर्जी का लॉस हो जाता बाहर, जैसे यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि हवा है आसपास, तो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ आसपास क्या होंगे इसके, एयर मॉलिक्यूल्स। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का कुछ एनर्जी कौन खा जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स, बराबर ना। एयर रेजिस्टेंस की वजह से चले जाएंगे, है कि नहीं। अगर ऐसा हो जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर एनर्जी का कुछ नुकसान हो रहा है, तो 50 जूल पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर 50 जूल पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सपोज 40 जूल कन्वर्ट हुआ, 50 में से 10 जूल एयर रेजिस्टेंस खा गया, तो 10 जूल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस खा गया, तो 40 जूल बची। 40 जूल की वजह से कितना हाइट गया, 5 मीटर नहीं, थोड़ा नीचे। अब ऑब्जेक्ट की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल ही है, तो 40 जूल जब 40 जूल की पोटेंशियल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी में, तो फिर उस 40 जूल में से कौन खा जाएगा, एयर रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 40 जूल भी नहीं बचेगी, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल थी। 50 जूल अगर पूरी कन्वर्ट होती तो इधर जाता, पर 50 जूल में से अगर एयर रेजिस्टेंस खा रहा है 10 जूल, तो 50 जूल में से 10 जूल एयर रेजिस्टेंस खा गया, तो बची 40 जूल। अब 40 जूल की जो 50 जूल में से मतलब 40 जूल ही कन्वर्ट हो पाई, तो 40 जूल अगर कन्वर्ट हो पाई तो ऑब्जेक्ट तो 50 जूल कन्वर्ट होगी तो मैक्सिमम हाइट पर जाता, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कितनी कन्वर्ट हुई, 40 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 40 जूल ही है, और ऑब्जेक्ट ये हाइट पर नहीं जा पाएगा इधर। अब जब ऑब्जेक्ट फिर से आएगा तो फिर से तो एयर रेजिस्टेंस 40 जूल में से भी कुछ खा लेगा, सपोज 10 जूल, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, 30 जूल की। अगर 30 जूल यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, 30 जूल है, तो अब वेलोसिटी इसकी ऑब्जेक्ट की थोड़ी ना 10 रहेगी, कम हो गई होगी, क्योंकि जब 10 वेलोसिटी थी तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 50 थी, अब तो 30 हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब जाएगा तो उतनी वेलोसिटी से नहीं जाएगा जब इधर से 10 से जा रहा था, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये ऐसे 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 कर कर रुक जाएगा, रुक जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ आई, ठीक है। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन में इस तरह के ऑसिलेशन, इसको भी अगर मैं ऐसे करके छोड़ दूं और एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं, तो ये भी धीरे 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 करके रुक जाएगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो ये कॉमन सेंस है कि डैम्पिंग ऑसिलेशन मतलब इट इज अ ऑसिलेशन, इट इज अ ऑसिलेशन which has a loss of energy। ये ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, बराबर है। ये वाला ऑसिलेशन पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। पीरियोडिक मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस कैसे होते हैं कि मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ से शुरुआत किया ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वापस ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये पीरियोडिक है। बट ऐसा 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 करके रुक गया तो थोड़ी ना बाद में थोड़ी ना रिपीट कर रहा हो, तो रुक गया बाद में कुछ समय के बाद,
तो पीरियोडिक मोशन हो नहीं सकता। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन इट इज ऑलवेज नॉन पीरियोडिक। कैसा है ये? इट इज ऑलवेज नॉन पीरियोडिक। अच्छा, अब इसकी इक्वेशंस कैसे होती है? इसकी इक्वेशंस कैसे होती है? जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा हमने जब एसएचएम का इक्वेशन सॉल्व किया था तो किसको सॉल्व किया था? F इज इक्वल टू माइनस के। जब इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? x को पता है, x का आंसर आया था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये एसएचएम की इक्वेशन थी। ऐसे ही डैम्पिंग ऑसिलेशन की भी इक्वेशन होती है नेट फोर्स की। पहले एसएचएम की इक्वेशन के बारे में पता करो, यही था। और टोटल एनर्जी क्या लिखा गया था? टोटल एनर्जी लिखा गया था हाफ के ए स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसा कुछ लिखा गया था। डैम्पिंग ऑसिलेशन में आप सोचो अगर मैं इसको ऐसे खींचकर छोड़ दूं, ठीक है, यहां गया फिर यहां आया, ठीक है, सपोज इधर आया, ये ऐसे गया फिर इधर आ रहा है, देखो वापस ऐसे करके छोड़ा, ऐसे गया फिर इधर आ रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी v है, ठीक है, इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है? v, ठीक है। अब सोचो डैम्पिंग ऑसिलेशन में नेट फोर्स कैसे लिखा जाता है? नेट फोर्स, अब सोचो जब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, जब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ऐसे इधर ऐसे नीचे भाग रहा है, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, कितना? kx का माइनस क्यू लिखा, माइनस क्यू लिखा। नेट फोर्स एक तो स्प्रिंग का लगेगा जो ऊपर लगेगा, बराबर है। नेट फोर्स किसका लगेगा? स्प्रिंग का, जो किधर लगेगा? ऊपर, है कि नहीं? और कौन लगेगा? जब ऑब्जेक्ट नीचे भाग रहा है तो एयर, जो हवा है, एयर का रेजिस्टेंस, जिसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, जो बाहर के रेजिस्टिव फोर्स होते हैं उसी को हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? अगर देखेगा ऑब्जेक्ट का मोशन इधर है तो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, उसी को डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। अब सीधी बात है, जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो देखेगा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, इतना ज्यादा वेलोसिटी होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि इस मोशन को अपोजिट, अगर जितना ज्यादा फास्ट भागेगा उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा जो बाहर वाले फोर्सेस होंगे, है ना? तो डैम्पिंग फोर्स भी ऊपर लगा, kx भी ऊपर लगा, बट ऑब्जेक्ट भाग किधर रहा था? नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, इसीलिए माइनस साइन डाल रहे हैं। नेट फोर्स ऊपर क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मोशन नीचे है, ऑब्जेक्ट भाग रहा ऊपर है, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स कितना किधर है? ऊपर। अब सीधी बात है, दिस डैम्पिंग फोर्स, ये जो डैम्पिंग फोर्स है एफ डी, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा होगा ऊपर, ये तो कॉमन सेंस है। तो क्या लिखा गया? डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू बी वी। बी इज व्हाट? डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या है ये? डैम्पिंग कांस्टेंट। सीधी बात है, डैम्पिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है। हो सकता है हवा मीडियम हो सकता है मैंने ये ब्लॉक को पानी में रख दिया हो तो पानी मीडियम बन जाएगा, तो पानी अगर मीडियम बन जाएगा तो उस हिसाब से बी की वैल्यू अलग होगी। तो डैम्पिंग फोर्स लिखा गया बी वी। तो अब जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा वो क्या लगा? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। माइनस क्यों डाला? क्योंकि डैम्पिंग फोर्स की डायरेक्शन ऊपर और ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे। के एक्स को भी माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे एलोंगेट इधर में एक्सटेंड इधर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है कि नहीं? तो माइनस के एक्स माइनस बी वी दोनों की डायरेक्शन ये है। तो ये हमारा एक्चुअली है डैम्पिंग फोर्स, जिसमें बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, बी वी अपना डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, के एक्स अपना स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब जो अब यहां पर देखो कैसे लिखा गया, ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, देखो ये एफ नेट इज इक्वल टू ये है, क्लियर है। अब ऐसा पहले इक्वेशन ऐसे आते थे, इसको जब सॉल्व किया गया तो ये, अब इसको भी हमने सॉल्व किया, इसको भी हमने सॉल्व किया। अब इसका जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो हमारे कोर्स में
नहीं है, तो हमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो अपनी जो बुक है उसमें आपको इसको सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ मिलेगा। तो आंसर क्या था मैं बताता हूँ। इसको जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई, किसी भी टाइम पर एसएचएम का जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल रहेगा वो ये रहेगा। इसको जब सॉल्व किया लोगों ने तो उसका आंसर कुछ गंदा सा आया। वो आंसर ये था, x इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। पहली बात, इस इक्वेशन से डरने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल के लिए ऐसा समझो, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू ऐसे आएगी। इसको जब लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू ऐसे आई, ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m, where b is damping constant और m is mass of object, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जब इक्वेशन क्यों ऐसा है, अगर आप देखोगे इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है a, इधर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m। तो इससे क्या मतलब निकाला, इससे ये मतलब निकाला कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वो तो कॉमन सेंस है, जो डैम्पिंग ऑसिलेशन में है, कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या टाइम के साथ कम होते जाता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के साथ कम होते जाता है। तो ये जो ए मैक्स है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका जो ए मैक्स है या ए एज अ फंक्शन ऑफ टी, जो ए मैक्स एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम, वो क्या है ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आने वाला है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ऐसा a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हम लिखते हैं a नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आया एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ जो डैम्पिंग ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। अगर आप देखोगे इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा मैक्सिमम, ए विल बी, बताओ टी जीरो डालो तो ई रेस टू माइनस जीरो जो 1 होगा, तो ए की वैल्यू क्या आई ए नॉट, है कि नहीं। एक अब की सिचुएशन है जब टाइम जीरो था, अब टाइम बढ़ता रहा, ठीक है, टाइम बढ़ता रहा। सोचो ए ऑफ टी को कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ, ए नॉट अपॉन ई रेस टू माइनस है तो नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा ई रेस टू बी टी अपॉन 2m। सोचो अगर मैं t को इंफिनिटी कर दूं, t को क्या कर दूं इंफिनिटी, ठीक है, t को अगर मैं इंफिनिटी कर रहा हूं तो नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी विल बी जीरो। तो a की वैल्यू क्या है जीरो, जब टाइम क्या हुआ इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ बनाओगे जब टाइम जीरो था, ठीक है, जब टाइम जीरो था तो एम्पलीट्यूड क्या था ए नॉट, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे भी बना सकते हो आप, यहां से भी शुरुआत कर सकते हो, देखो ऐसा, फिर कम होता गया होता गया होता गया होता गया और इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो हो गया। ये अपना इनिशियल टाइम पर एम्पलीट्यूड था, टी एट टी इक्वल टू जीरो ए नॉट एम्पलीट्यूड था। जब टी इंफिनिटी हो गया, कितना इंफिनिटी पे, टाइम जब टेंड्स टू इंफिनिटी तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया जीरो, है कि नहीं। ये इसका x एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ है, ठीक है। अब ये अपना एम्पलीट्यूड का हो गया। अब हमें पता है इसमें जो एनर्जी लिखी जाती थी वो क्या लिखी जाती थी, हाफ के स्क्वायर, जो कांस्टेंट होती थी, क्योंकि किसी भी टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कर दो तो कांस्टेंट होता था एसएचएम में। अब इसमें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टाइम पर एम्पलीट्यूड ही कांस्टेंट नहीं है, तो इसका किसी भी टाइम पर टोटल एनर्जी भी टाइम के साथ वेरी करेगी। वो वेरिएशन ऐसा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, ये वाला ए नॉट ए स्क्वायर ना, तो ए नॉट स्क्वायर ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, पहले ये क्लियर करो। अच्छा इसमें और एक चीज है, इसमें देखो क्या है, इसमें एक चीज और है, अगर आपको बोला गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो डैम्पिंग ऑसिलेशन जो कर रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है,
तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। क्या लिखी जाती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन इज गिवन बाय, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखा जाता है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस, ये प्रूफ किया गया है, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन अपने को स्टडी नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। डरने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसा आता है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम सिर्फ फॉर्मूले अगर याद हो गए, एक फॉर्मूला ये काम का है, एक फॉर्मूला ये काम का है, और एक फॉर्मूला ये काम का है। टाइम पीरियड तो हमें पता ही है क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब आप अगर देखेंगे डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड है, डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो टाइम पीरियड कैसे कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि कुछ समय के बाद वो रुकने वाला है। मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ओमेगा देखो, क्या ओमेगा टाइम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। ओमेगा क्या है? के एम बी 2m, ये तो सारे कांस्टेंट टर्म है, सभी के सभी टर्म क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये तो प्रूफ किया गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली। आप इमेजिन कर सकते हो फील के साथ कि क्या हो रहा है। ऐसा समझो कि सोच के देखो कि अपना पेंडुलम है और डैम्पिंग ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर डैम्पिंग में एंगुलर सिस्टम करता, सपोज यहां से यहां होता, यहां से यहां जिंदगी भर करता रहता। अब डैम्पिंग ऑसिलेशन में सीधी बात है, यहां से फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाकर रुक जाएगा, ठीक है। होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है तो एनर्जी लूज करता है, ठीक है। सपोज यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो सोचो सपोज यहां तरफ पहुंचा कहीं, या यहां तरफ, या ऐसा समझो यहां से यहां भाग रहा है, ऐसा इधर भाग रहा है ना, ये डायरेक्शन में। तो अभी जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स रहेगा वो कहां लगेगा? पीछे, ठीक है। अभी यहां ही से शुरुआत की है, तो यहां सपोज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो फोर्स तो इस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, बी बी एफ मिटा दिया है मैंने। फोर्स के इसके जो डैम्पिंग फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का, वो इसके प्रोपोर्शनल रहेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड है, बराबर। अब क्या होगा? सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पहुंचा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स यहाँ होगा, इसके कंपैरिजन में वो कम लगेगा, इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, पर लगेगा जरूर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसा एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन करने में टाइम पीरियड सपोज 4 सेकेंड लगा। कितना लगा? 4 सेकेंड। डैम्पिंग ऑसिलेशन देखो, डैम्पिंग ऑसिलेशन कैसा होगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ पर भी थोड़ा कम, फिर ऐसा, ये एक ऑसिलेशन हुआ उसका। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम पीरियड मैंने माना? 4 सेकेंड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब सेकेंड बार ऑसिलेशन करेगा, मतलब सेकेंड बार ऑसिलेशन करेगा, तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहीं पहुंचेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। मैं बोल रहा हूँ फिर भी टाइम पीरियड कितना लगेगा? 4 सेकेंड। कितना लगेगा? 4 सेकेंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब आप यहाँ गए तो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फोर्स सपोज मैं मान ले रहा हूँ 10 न्यूटन का, ऐसा एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ऐसा मान लेते हैं। अब सोचो, जब ऑब्जेक्ट दूसरी बार आएगा, तो अब यहां पर जब आएगा तो वेलोसिटी 20 तो नहीं रखेगा, 20 से कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था एनर्जी लूज करता है। तो सोचो जब ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा, क्या का वापस आ रहा होगा, और ऐसा फिर वापस यहाँ आया। ये तो पहले वाला केस था, जब वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, डैम्पिंग फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगा। सपोज यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, तो अब तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी नहीं रहेगी, उससे भी कम हो गई होगी। वेलोसिटी क्या हो गई होगी? उससे भी कम, सपोज 5 मीटर पर सेकंड हो गई,
वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, तो पहले तो 10 मीटर पर सेकेंड था, अब डैम्पिंग फोर्स भी कम हो गया, डैम्पिंग फोर्स कम हो गया ना। पहले क्या था, जब ऑब्जेक्ट इधर था डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा करने को, ऐसा करके ऐसा आया 4 सेकंड लगा। अब जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स भी कम हो गया, तो उतना फास्ट नहीं आएगा, अब ऑब्जेक्ट स्लो आएगा क्योंकि डैम्पिंग फोर्स इस डायरेक्शन में कम हो गया, बराबर ना। बट ऑब्जेक्ट को अब दूसरी बार में यहां से यहां चलना भी तो नहीं है, पहले जो टाइम था वो यहां से ऐसा लगने का, यहां से ऑसिलेशन कर रहा था, लेकिन अब वहां तक तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में ही तक जाएगा अब नेक्स्ट ऑसिलेशन में। तो नेक्स्ट ऑसिलेशन में जो ऑब्जेक्ट बीच में जाएगा, बराबर है, यहीं से यहां तक। आप ये मत देखो कि अब तो ऑब्जेक्ट को कम डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ रहा है या कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, लेकिन डैम्पिंग फोर्स भी हमारा कम होते जा रहा है, जो वापस लाने वाला फोर्स है वो भी कम होता है। पहले वो फोर्स ज्यादा था तो ऑब्जेक्ट को भले ही दूर चलना था, पर कोई था उसको यहां धक्का देने के लिए, कौन, एयर रेजिस्टेंस, तो जो दूर चल रहा था फास्ट चल रहा था। अब ऑब्जेक्ट को उतना दूर नहीं चलना है, नेक्स्ट ऑसिलेशन में उतना दूर नहीं चलना है, बराबर ना, ऑब्जेक्ट को कम दूर चलना है। पर आप ये मत सोचो कि टाइम भी घट जाएगा, टाइम नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को दूर चलना है पर धक्का देने वाला फोर्स कम हो गया है, धक्का देने वाला फोर्स कम हो गया है, इसीलिए अब टाइम उतना ही लगता है, टाइम कम नहीं लगता। हाँ, अगर ऐसा होता कि जब ऑब्जेक्ट सेकंड ऑसिलेशन कर रहा है तो उसको कम दूर चलना है पर धक्का देने वाला फोर्स भी उतना होता, बट हमें मालूम है ये फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, सेकंड ऑसिलेशन करने के टाइम वेलोसिटी घट जाएगी, है कि नहीं, है ना। तो इसलिए इसलिए डैम्पिंग ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, बट आपको इतना कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपके काम का है, a ऑफ t इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 12, क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी करता है डैम्पिंग ऑसिलेशन में। इनिशियल एम्पलीट्यूड डैम्पिंग ऑसिलेशन का ये होता है ए नॉट, इंफिनिटी पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। टोटल एनर्जी डैम्पिंग ऑसिलेशन का ऐसे लिखी जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखी जाती है, टाइम पीरियड ये होता है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, ऐसा, इफ, क्या, इफ amplitude, if amplitude of damped oscillator, if amplitude of damped oscillator becomes 1/27th times of initial amplitude in of initial amplitude in 6 minutes, 6 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, और डैम्प्ड ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो कितना गुना है, 1/27th टाइम ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड है। हम जानते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए नॉट, इनिशियल एम्पलीट्यूड मतलब जो टाइम 0 होगा, ठीक है, बराबर है, कितने मिनट में हुआ है, 6 मिनट में। कुछ तो टाइम लगा होगा ना एम्पलीट्यूड घटने में, कितना टाइम लग गया, इतना एम्पलीट्यूड घटने में 6 मिनट। अब आपको बोल रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड इन 2 मिनट्स। जब टाइम 2 मिनट हो गया तो डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड क्या रहा। अब क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है एकदम, घुमा फिरा के ऐसे ही दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप सोचो कि किसी भी टाइम पर क्या एम्पलीट्यूड होता है, ए एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या होता है, ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m, बराबर है। आपको बोला गया जब टाइम कितना था, जब टाइम 6 मिनट था, जब टाइम 6 मिनट था तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए हो गया 1/27 टाइम्स, पर किसका 1/27 टाइम्स, ए नॉट का, क्योंकि ए नॉट ही हमारा क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड। देख लो इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है, ए नॉट। टाइम t इक्वल टू 0 डालोगे ना, तो टाइम t इक्वल टू 0 डालोगे तो ए कितना आएगा, इनिशियली ना, इनिशियल टाइम मतलब 0 टाइम, 0 सेकेंड, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ये हो गया। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 6 मिनट में, मतलब टाइम के जगह जब 6 मिनट डालोगे तो एम्पलीट्यूड का आंसर ये आएगा। तो ए नॉट ई रेस टू, ये क्या है, किसी भी टाइम पर एम्पलीट्यूड ये होता है, तो जब 6 मिनट डालोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m मस्ट बी इक्वल टू ये 1/27 टाइम्स ए नॉट, क्योंकि
6 मिनट, ये जब टाइम क्या डाल दोगे 6 मिनट जब हो गया तो एम्पलीट्यूड ये आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए नॉट कैंसिल, तो ई रेस टू माइनस बी सिक्स इज इक्वल टू 1/27, एक इक्वेशन तो यहाँ से आई, बराबर है। अब क्या करें, नेक्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है जब टाइम क्या हो गया 2 मिनट, तो एम्पलीट्यूड नहीं पता, तो जब टाइम 2 मिनट हुआ तो एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं ए नॉट ई रेस टू माइनस बी इंटू 2/2m, बराबर है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि ई रेस टू माइनस बी सिक्स हमारे पास है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए नॉट ई रेस टू माइनस बी, 2 को ऐसे रहने दो, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 6/2m इंटू 1/6, दिख रहा है, और 2 भी है तो मल्टीप्लाई बाय 2, देखो बी के उधर 6/6 कर दिया, वो एक ही बात है, 2 को वैसे ही रखा, बराबर है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का टर्म, यहाँ से यहाँ तक का टर्म हमें पता है 1/27 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो ए नॉट इंटू 1/27 रेस टू 2/6, मतलब 1/3 होता है, 2/6 है ना, तो ये क्या आ गया ए नॉट क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड 2 मिनट में कितना था, ये हो गया, क्या बराबर है 6 मिनट में कितना हुआ a/27, क्योंकि हमें पता है टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है एम्पलीट्यूड कम होते जाता है डैम्प्ड ऑसिलेटर में, क्लियर है। तो एक तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आपको एनर्जी के बारे में क्या ये बात क्लियर है, पहले ध्यान दो। अच्छा, बहुत बार तो डायरेक्ट ऐसे एकदम सिंपल, इसमें है ना, जैसे ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दे दिया है, जो x है क्या होता है ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है, ऐसा कुछ होता है। इसमें है ना आपको ऐसा कुछ दे दिया उसमें 2 ई रेस टू माइनस 2t अपॉन 2m, बताओ डैम्प्ड ऑसिलेटर ऑसिलेशन की क्या वैल्यू है, कैसा क्वेश्चन देता है ऐसा, और आपको पूछ लेता है बताओ इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है, डैम्प्ड कांस्टेंट का डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2, एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है 2। ऐसे कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ठीक है ना। एक तरह का ये हो गया, एक तरह का ये हो गया। आपको एनर्जी के बारे में भी पूछ सकता है, किसके बारे में, एनर्जी के बारे। अच्छा, इसमें ऐसा भी पूछता है कि पहले इनिशियल एम्पलीट्यूड जो था, ऐसा समझो इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है, डैम्पिंग ऑसिलेशन का अपने को पता है, अपने को एक तरह के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड जो हो गया वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन है इन अ डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, फाइंड टाइम, कितने टाइम में हुआ ये, फाइंड टाइम टेकन, ठीक है, कितने टाइम में हुआ, क्वेश्चन लिखा। तो अब देखो क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जो एम्पलीट्यूड हो गया वो a0/2 हो गया, कितने टाइम में ये हमें मालूम नहीं है, तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ तो टाइम लगा होगा a0/2, तो कितना है a0 e रेस टू माइनस bt अपॉन 2m, एम्पलीट्यूड क्या हो गया इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा, इनिशियल एम्पलीट्यूड तो a0 होता है उसका आधा हो गया, कितना टाइम लगा वो हमें मालूम नहीं है, a0 कैंसिल कर दो तो यहाँ हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा e रेस टू माइनस bt अपॉन 2m, दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या आएगा ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ln ऑफ e रेस टू माइनस bt अपॉन 2m, बराबर है, दोनों साइड ये ले लो, अब माइनस बी टी अपॉन 2m इधर आ जाएगा, ln अपॉन 1/2 क्या होगा माइनस बी टी अपॉन 2m ई रेस टू लॉन ln ऑफ e, अब ln ऑफ e क्या होता है 1, तो ठीक है ln ऑफ e 1 होता है, ये माइनस यहाँ ले लो तो क्या आएगा यहाँ, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, देखो यहाँ क्या आएगा माइनस ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी टी अपॉन 2m, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो वो हाफ रेस टू -1 हो जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं ln ऑफ 2, यहाँ पर आएगा, ये माइनस हट जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ ले लिया ना, तो यहाँ पर एक 2m भी यहाँ आएगा 2m अपॉन b, इतना टाइम लगा हमें, ताकि हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया आधा जब एम्पलीट्यूड हो गया इनिशियल के तो हमें इतना टाइम लग गया डैम्प्ड ऑसिलेटर में। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख लो ये कि सपोज एनर्जी हमारा इनिशियल एनर्जी का आधा हो गया,
अब एनर्जी क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर में, टोटल एनर्जी हाफ के बराबर ना ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यही एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल एनर्जी क्या होगा, जब टाइम जीरो डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ के ए नॉट स्क्वायर बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बोल रहा है इनिशियल एनर्जी का आधा हो गया, कितने टाइम में हुआ, तो वापस वही प्रोसीजर, इनिशियल एनर्जी क्या है हाफ, इसका आधा हो गया 1/4 के ए नॉट स्क्वायर, आधा हो गया इनिशियल एनर्जी का, कितने टाइम में हुई एनर्जी आधी, ये हमें मालूम नहीं है, तो एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो यही है, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, के कैंसिल कर देंगे, ए नॉट कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ हाफ आएगा ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m बराबर है रेस टू होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लो तो क्या आएगा 1/2 रूट 2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m। अब वापस वही प्रोसीजर, दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो, और अपना वापस टी निकल कर आएगा बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने को डैम्प्ड ऑसिलेटर में पूछे जाते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर और एक नोट करके लिखना है आपको कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में टाइम पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लिख लो।